ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे इस आंसर क्या होगा बता सकते हैं क्या? 1 नंबर, बी नंबर, बी नंबर। इसमें बी नंबर सही है क्या? कंफर्म सही है। डाल्टन साहब नहीं परमाणु सिद्धांत की मतलब खोज किए थे। उन्होंने कहा क्या था इस बारे में? उन्होंने ये कहा था कि पदार्थ कोई भी हो, उसका जो सबसे सूक्ष्मतम रूप होगा, जिसे दो पार्ट में बांटा नहीं जा सकता, वो हमारा परमाणु होगा। ठीक है, आगे चलकर यही वाला सिस्टम जो है फेल भी हो गया था। आगे चलकर जो है डाल्टन साहब ने जो कहा था वो फेल हो गया था। क्या फेल हुआ था? उन्होंने कहा था कि जो सबसे छोटा फॉर्मेट है वो क्या है? परमाणु है। परमाणु से छोटा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अगर पदार्थ मान लीजिए ऐसा है तो उसको तोड़ते जाएंगे ऐसा ऐसा, तो जो सबसे छोटा मिलेगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। फिर बाद में जो है ये पता चला कि परमाणु जो है सबसे छोटा नहीं है, बल्कि ये भी किसी और चीज से बना हुआ है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर आगे क्या पता चला कि ये भी किसी और चीज से बना हुआ है। ये परमाणु स्वयं जो है आंखों से दिखाई नहीं देता। तो क्या लगता है सब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसमें इसके अंदर में ये रहता है। अगर इनका रेडियस, परमाणु का रेडियस अगर 1 किलोमीटर के आसपास में हो, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 1 सेंटीमीटर के आसपास में रहता है। ठीक है ऐसा? तो ये अगर 1 किलोमीटर के रेडियस में हो तो ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। सोच लीजिए कि ये न्यूक्लियस कितना अंदर है। ये अगर आप किसी चीज को टच करते हैं ना, टच, तो बस केवल दूर ही से टच कर रहे हैं, लगता है कि टच हो रहा है, लेकिन कुछ भी वहां पर टचमेंट जैसी बात नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर में एक इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है। क्या बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूरा जो किसी भी एटम में जो मास अवस्थित होता है वो किस में रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में रहता है। इस वाला में ज्यादा मात्रा में नहीं रह पाता। तो फिर होता क्या है? मैक्सिमम मास इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस में है, तो बाहर वाला में नहीं है। तो टचमेंट किस में हो रहा? बाहर वाला के अंदर वाला? बाहर वाला ना ये। और ये बाहर वाला कोई भी सील्ड नहीं है, ये कोई सील्ड नहीं है, बल्कि क्या है? बाहर ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, तो बाहर में केवल इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, घूम रहा है ये। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब कहें क्या कि यहाँ पर जब इधर गया तो इधर में कुछ भी नहीं है, तो क्या इधर में एटम का पार्ट नहीं है क्या? तो इसका इतना हाई स्पीड है ना कि लगता है कि ये चारों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है ऐसा? पंखा में 3 डायना है, तो जब ये काफी हाई स्पीड में घूमता है तो लगता है कि इसमें जगह है बीचवा में? नहीं लगता है। तो ये भी काफी हाई स्पीड में मूव कर रहा है। तो इस वाला सेक्शन में डाल्टन साहब ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, जो कि आगे में फेल हो गया था। ठीक है? परमाणु किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आगे और इन्वेंशन हुआ तो ये भी किससे बना हुआ है? गॉड पार्टिकल से। गॉड पार्टिकल यहाँ पे क्यों रखा गया? क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बस पता है कि जब ये आपस में टकराते हैं तो कुछ फूटता है। तो कोई चीज जब फूटता है तो जो मिलेगा फूटने के बाद वो किसी और चीज से बना होता तभी ना। मान खिलौना है, 2 ठो टकराते हैं तो वो टूटता है। क्या टूटता है? इसका मतलब वो किसी और भी चीज से मिलकर बना हुआ है। ये समझ रहे ये चीज? हाँ, बहुत छोटा। ठीक है ऐसा? इसका आंसर बताइए अब। इसका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बोल रहे हैं आप, ये है ना? न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन जो होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या चार्ज की वजह से हो रहा है? क्या वैद्युत, स्थिर वैद्युत होता है, चार्ज वाला सेक्शन होता है, जबकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो बोल रहे 2 न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किनकी वजह से होता है? तो आप ये बताओ, न्यूट्रॉन में मास होता है क्या? द्रव्यमान होता है इसमें? नहीं होता है। होता है, इसी में तो होता है। पूरे सेक्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैक्सिमम मास जो होता है न्यूट्रॉन के पास ही होता है। प्रोटॉन से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है किसमें? न्यूट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन में ये इसमें मास है, इसमें मास है। और आप सभी को पहली बात पता है कि 2 मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर मास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता तो पृथ्वी ये घूम रहा है ना? इंसान में भी मास है, पृथ्वी में भी मास है, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं।
तो पृथ्वी का मास चूंकि काफी ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी हम सभी को खींचा हुआ है ना ऐसा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये गुरुत्वीय बल लग रहा है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, है ना ऐसा। उसके बाद यहाँ पर नाभिकीय, ये दोनों न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा या नहीं हो रहा, होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आंसर क्या हो रहा, ऑप्शन नंबर सी हो रहा। गुरुत्वीय ये मास के कारण, और ये क्या है, नाभिकीय। जब कोई सेम चीज रहता है ना, उनमें अट्रैक्शन होता है, सेम चीजें आपस में जुड़ती है, ठीक है ऐसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर बताइए। दो परमाणु के बीच जब बॉन्ड बनता है तो वहां पर क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगा या घटेगा, वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, बढ़ती है या घटती रहती है, बढ़ेगी भी घटेगी भी क्या। ये बॉन्ड जो है जुट रहा है ना, बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो क्या लगता है इसने एनर्जी लिया होगा या नहीं लिया होगा, लिया होगा ना। कैसे कैसे लिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी इस एटमॉस्फेयर में है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है ना, दोनों आपस में मिलकर पानी बनके चूट ही नहीं रहा, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी। और जब बॉन्ड बनने में एनर्जी लेगा तो वहां के क्या लगता है, एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ना, ये समझ पा रहे हैं नहीं। जैसे मान लीजिए पसीना है, पूरी तरह से पसीना है, तो अगर वो सूखता है या नहीं सूखता है, सूखेगा, तो सूखेगा, तो सूखा हो रहा, तो क्या आसपास से टेम्परेचर लिया होगा, क्या टेम्परेचर तो लिया होगा। इसका मतलब आसपास के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके वो अपने आप को वाष्पित करके ऊपर चला गया है, तो आसपास के टेम्परेचर को डाउन करेगा या फिर बढ़ाएगा, डाउन करेगा, इसलिए हमें ठंडक फील होता है। कुत्ता जो जीभ को बाहर निकाले रहता है और जीभ पे पानी लड़ता रहता है ताकि वो वाष्पित हो और वहां पर वो ठंडा फील करे। जीभ के केवल ठंडा होने से पूरे शरीर को ठंडक मिलता है उसको, है ना ऐसा। तो यहाँ पर याद रखना है क्या, जब दो परमाणु के बीच में बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, और जब यही बॉन्ड टूटेगा ना, टूटेगा, जैसे मान ये है, टूटेगा तो आवाज चलेगा क्या, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ऐसा। ओजोन, ये ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टूटकर आपस में ओजोन का फॉर्मेशन करता है, और जब ये ओजोन बनता है तो वहां पे भी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या होगा इसमें, घटेगा, नो प्रॉब्लम। इसका आंसर बताइए। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 29 पर कॉपर है क्या, कॉपर है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 29 है क्या इसमें, 29 तक पहुंचाना होगा, 3s2 के बाद 3p6 4s2 3d9, इतना पे है क्या, देख लीजिए आप, 2 2 4 6 4 10 10 8 18 18 2 20 20 9 29 हुआ ना ये। तो कैसे पता चलेगा कि किससे संबंधित है, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, यानी कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। वैसे भी कॉपर जो है ये धातु है क्या, धातु मैक्सिमम डी वाले में है या फिर एस वाला में है, एस वाला पूरा का पूरा धातु है, डी वाला भी सब के सब धातु है, नो प्रॉब्लम। एस वाला में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब के सब धातु है, तो यहाँ पर ये 29 वाला किस में आ जाएगा, डी ब्लॉक में, नो प्रॉब्लम। ये सब सवाल कहां से लिया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक से, भाई देखिए एसएससी में पूछ रहा है ना ऐसा, नो प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम। अगला बताइए, 5वां नंबर, माइनस चार्ज वाला इसमें कौन है, तो माइनस ये प्लस वाला है क्या, इस पे कुछ माइनस, नो चार्ज। पॉजिट्रॉन ये क्या होता है, +1e0, ये इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन ये -1e0 होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 लेकिन चार्ज इस पे -1 रहता है, इसी का एंटी पार्टिकल है क्या, ये एंटी पार्टिकल कौन है, ये पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर ये पॉजिटिव फॉर्मेट हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, नो प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला, ये भी, और ये वाला जीरो चार्ज वाला है, तो निगेटिव वाला इसमें है कौन? इलेक्ट्रॉन है क्या? यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इस टाइम से बताइए। दो चीज बताया गया था, कैथोड बताया गया था और एनोड बताया गया था। कैथोड वाला माइनस वाला क्यों बोलते हैं क्या? एनोड प्लस वाला को माइनस इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं क्या? और ये वाला प्लस। कैथोड किरण, किरण का मतलब बहना, किरण चलता है ना ये, तो कैथोड किरण में क्या चलता होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या? धाराएं। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड किरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होता है। वो जो बल्ब लग रहा है ना, इसमें से फटाफट फोटोन के फॉर्मेट में आ रहा है एनर्जी, है ना, तनी मनी आ रहा है, तनी मनी। और प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, वहां से एनर्जी आ रहा है तनी मनी आ रहा है। इस टाइम से बताइए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाला कौन सा? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे मैक्सिमम फ्लोरीन होता है, FONClBr, यानी सबसे टॉप पर जो फ्लोरीन रहता है। ये फ्लोरीन ये जो माइनस वाला है ना, ये कोई भी अगर आसपास प्लस चार्ज वाला हो और ये कोई अदर भी, मान यहाँ पर क्लोरीन Cl माइनस है, हाइयो दोनों है, हाइयो है यहाँ पर, तो इन दोनों में से कौन किसको हाई प्लस वाला मिलेगा, ये कौन तय करेगा? हाउ वाला। ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता ये डिसाइड करता है कि कौन पॉजिटिव चार्ज वाले को मैक्सिमम खींचेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का। इस वायुमंडल में जो सबसे रिएक्टिव वाला है कौन है? वो ऑक्सीजन। इसी की वजह से खाना वगैरह खराब हो जाता है, नहीं तो जल्दी खराब नहीं होता है ना, ताकते रहता है किससे रिएक्शन कर ले। नो प्रॉब्लम, बुझाया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक, अरे लिखवा दिया बाद में। 8वां टेंस से बताइए, रासायनिक गुण। सभी ये हाइड्रोजन में खाली प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऐसा? न्यूट्रॉन तो इसमें नहीं है, तो क्या न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो क्या न्यूट्रॉन के आधार पर इसका प्रकृति पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। प्रोटॉन, प्रोटॉन सच में। अब देखिए यहाँ पर, इसे यहाँ पर मान लीजिए H प्लस है और यहाँ पर ये ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा क्या? एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, रिएक्शन क्यों कर रहा है ना ये? क्यों ये रिएक्शन करने वाला है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। यहाँ पर समझिए, रासायनिक गुण मतलब कौन किससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, वो कौन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। सुना दिया? कोई एटम है वो किससे रिएक्शन करेगा या नहीं करने वाला है, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। यानी रासायनिक गुण जो है किससे तय करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। बाहर वाला में अगर एगो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वैलेंसी कितना होगा? 1। 2 हो तो वैलेंसी 2। बुझा गया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? उसी को जिसने न्यूट्रॉन की खोज किया होगा। किसने किया था? रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने। कब किया था? 1934 में, 32 में। तो इन्हीं को क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। समझ में आ गया क्या? शॉर्ट में भी ये दे सकता है। ठीक है, अगला इस आंसर बताइए। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक 17 है क्या? 17। इसका द्रव्यमान कितना है?
36। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु मास में से परमाणु संख्या घटाना पड़ता है क्या? ये प्रोटॉन की संख्या होता है ना? तो 36 में से 17 माइनस करने पर आपके लिए क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। तो 36 में से 17 घटा तो कितना आएगा? 19। 19 ऑप्शन में है क्या? यहाँ पे है। इसका मतलब ये वाला सही है। आपके लिखवाया गया कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर a माइनस जेड, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। हो गया ये। उसके बाद अगला बता दीजिए। परमाणु संहति। क्या आप संहति मतलब जानते हैं क्या? द्रव्यमान का दूसरा फॉर्मेट नाम है क्या चीज? संहति। भार को बोलते हैं संहति। तो यहाँ पे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कौन सी है इसमें से? किसका बताना इसमें? परमाणु। तो कैसा परमाणु है? ऐसा परमाणु जिसमें 17 को क्या है? प्रोटॉन है, और इसमें 18 को न्यूट्रॉन है। अगर मास चाहिए तो मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। ऐसा इलेक्ट्रॉन का मास जो है एकदम नाम मात्रा में होता है। तो इन्हीं को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आ गया? 35। ऑप्शन नंबर सही है क्या? तो इसी तरह के सवाल जो है आ रहा है। कोनो दिक्कत? इस टाइम से बताइए। अधिकतम द्रव्यमान किनका होता है? इसका ए। इसका तो सबसे कम होता है। हाई सब लड्डू है तो हाई बुनिया है। लड्डू है तो ये क्या है? बुनिया है ना? तो किसका ज्यादा हो रहा है इसमें? अभी तुरंत हमने पहले जो एक लाइन बोला था, न्यूट्रॉन का मास इन तीनों पार्टिकल में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या होता है? हाइड्रोजन मतलब क्या चीज? हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन रहता है क्या? नहीं रहता। प्रोटॉन रहता है क्या? एक ही तो रहता है। इसलिए मास इसका क्या होगा? 1 के बराबर। भाई दोनों सेम टू सेम है। इसका मास जो है नाम मात्रा का होता है। ठीक। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का लगभग आसपास में, लेकिन इसका पॉइंट के बाद जो तीसरा चौथा पर जो इसका थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है ऐसा। इसलिए न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा मास होगा, और जिसमें ये रहता है ना वो बमबारी कर सकता है। ठीक। मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी वो ले सकता है। प्रोटॉन की समान संख्या हो किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या हो। ये देखें क्या आपने? 1h1, 1h2, 1h3 पर प्रोटॉन की संख्या समान हो। नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या होता है क्या? ये प्रोटॉन की संख्या है। और यहाँ पे बोला न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 0। यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2। तो प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वैसे स्थिति में इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के 3 ही समसंख्या है ना। नो प्रॉब्लम। इस टाइम से बताइए। समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियर को क्या कहते हैं? समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियर को क्या कहते हैं? ये भी क्या है? समस्थानिक है। ठीक है। इसका न्यूक्लियस सेम टाइप का हो, सेम टाइप का। ओके। लेकिन मास उसका क्या हो? डिफरेंट हो, बदले, तो इसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। न्यूक्लियस जो बीचवा में रहता है ना, बीचवा में, न्यूक्लियस के बीच में, उसी को बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और राद्रों संख्या का मान कितना होता है? 6.02 × 10⁻23 वाला है ना। अगर यहाँ पर अगर 60 कर दे, 60 कर दे तो 0 हुआ, उड़ा देगा। समझ रहे हैं ना? इस आंसर बताइए। परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसे यही न्यूक्लियस है ना, यही न्यूक्लियस है। आंसर कौन सा ऑप्शन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है।
परमाणु किससे बना हुआ है? तो नहीं ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सही जवाब। हेलो, हाँ, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद क्लास ले रहे हो। क्या चीज? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 20 वाला है ना ये, 20 वाला है, तो 20 वाला का क्या हो सकता है? ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यही है ना? तो इसमें हमारे पास ये इस फॉर्मेट में दिया है क्या? इस फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करना होगा? पहला वाला में टॉर्क है, दूसरा वाला हाई हाई दोनों है क्या? इसमें टॉर्क है 8 जो, तीसरा वाला में 8 जो, अंतिम वाला में तो 2 8 8 2 कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कोई दिक्कत? सी बताए थे कौन सा? और भूकंप आ रहा है क्या नीचे? बस लात तो नहीं चलाना है, लात तो लेती ना। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। लॉरेंट्जियम 103 पे है भाई साहब, वो 106 की बात कर रहा है। 106वां जो तत्व है 106 नंबर पर, उसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्डियम 104 पे है, डबनियम 105 पे है, सीबोर्गियम सीबोर्गियम एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के आधार पर नहीं, सीबोर्गियम जो है 106 नंबर पर एक तत्व है, उसकी खोज किसने किया था? सीबोर्ग ने। तो 90 के बाद जो है जो भी खोज होता था वो साइंटिस्ट जो अपने नाम पर ही कर लेते थे। रदरफोर्ड ने खोज किया, उसी का नाम रख दिया गया। डबनियम ने खोज किया, उसने रख दिया। सीबोर्ग ने खोज किया तो उसी का नाम रख दिया गया। तो 6 तत्व पे कौन सा है? सीबोर्गियम। सारा नहीं, 90 के बाद कुछ का हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सीबोर्ग। सीबोर्ग ने सीबोर्गियम की खोज की थी, ठीक है। खोज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक ऐसा एटम खोजा जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो? 106 हो, क्योंकि नामकरण जो है प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही होता था, ठीक। अगला ये बताइए, आयनिक बॉन्ड हो, सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और साथ साथ में कोवैलेंट बॉन्ड भी हो, ये NH4Cl सही बात है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें प्लस और माइनस वाला हो, है ना। इसमें हाई वाला अमोनियम है क्या? NH4 प्लस होता है और ये Cl माइनस होता है। चार्ज आपस में मिलकर ऐसा बना है तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा, है ना। और हम बात करें इस वाला में तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों नॉन मेटल है क्या? लिखवाया गया कि नॉन मेटल के बीच में सहसंयोजक अबंध बनता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड भी है ना ऐसा। और सुनिएगा, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 रो इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 5 रो। हाई 3 रो जो है बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर कौन रो हाइड्रोजन है? 4 रो। एगो हाइड्रोजन जो है H प्लस जो रहता है इसको दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पर दिया नहीं है बल्कि शेयरिंग किया है, शेयरिंग के माध्यम से सहसंयोजक बंधन बनता है। लेकिन जब ये क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन दो देकर तब जाके बॉन्ड बनाता है, तो वहां से क्या होगा? उप सहसंयोजक बनाता है। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी वाले में जो है बस ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं है। बुझा गया? बॉन्ड लिखवाया गया है ना।
याद है कुछ कुछ? अच्छा, खैर ये हो गया समाप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सेक्शन पे।